नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 पर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए परिचर्चा में शामिल है लाल सिंह जी। लाल सिंह जी प्रभास महासंघ के वहाँ अध्यक्ष हैं और एक तरफ है रविंदर जी। आज हम इनसे बात करेंगे। खास परिचर्चा हमारी है संविधान खतरे में है, कैसे खतरे में। पहले क्वेश्चन हम आते हैं लाल सिंह जी से। लाल सिंह जी बताइए, संविधान खतरे में कैसे, अगर देखा जाए एसटी और ओबीसी की जो है, अगर आरक्षण को लेकर मुद्दे को हम अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से आपको संविधान खतरे में लगता है? और जिस प्रकार देखा जाए, जब कल बजट आया अभी उस पर हंगामा भी मचा हुआ है। आज हम इस सबको समेटते हुए आज हम बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान खतरे में कैसे। चौरसिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा। और टीडीवी न्यूज़ चैनल्स पर जो मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने क्वेश्चन अभी पुट अप किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान कैसे खतरे में है। तो मैं बताना चाहूँगा, आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट जो एक कांशीराम बहुजन मूवमेंट है और एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है। इसी के माध्यम से हमने पिछले 1 साल पहले जो आम चुनाव हुआ, उसके 1 साल पहले हमने कई जिलों में संविधान जागरूकता, संविधान बचाओ आंदोलन के तौर पे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और एक पूरे देश में हवा क्रिएट हुई, फैली कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि इस हवा के बहने से जो देश के तमाम बड़ी पार्टियों के नेता थे, उनके अंदर भी संविधान बचाने की एक सोच विकसित हुई और उन्हें संविधान बचाने के लिए जो 2024 का आम चुनाव हुआ, उसमें उन लोगों ने संविधान बचाने के लिए जो लोगों से अपील की वोट के लिए, और लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोटिंग किया, उससे पता चलता है कि जो भाजपा 400 पार की बात कर रही थी, वो बहुत डाउन हो गई है। एक तो ये रिजल्ट हुआ। दूसरा, अब भाजपा जब सत्ता में आई तो अब लगातार क्या हो रहा है कि संविधान को जो बचाने की बात चल रही थी, वो बचाने का तरीका क्या था कि भाई लोगों के जो हक अधिकार हैं, सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर जो हिंसात्मक तरीके से क्रूरता दिखाई जा रही थी, उसको कैसे रोका जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी भाजपा ने जो अभी बिल पेश किया है, जो बजट पेश हुआ है, और इस बजट में भी काफ़ी तरह के तमाम मुद्दे आए हैं, जिससे लगता है हमें कि संविधान लगातार समाप्त किया जा रहा है। जबकि मोदी जी ने चुनावी रैली में बनारस के अंदर ये बात कही थी कि भाई अगर अब अंबेडकर साहब भी दोबारा जन्म लेकर के आएंगे तब भी संविधान को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं मोदी जी से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी वो गारंटी, तो फिर ये गारंटी फेल क्यों हो रही है? फिर संविधान के तमाम प्रावधान कैसे ख़त्म किए जा रहे हैं? और ख़त्म किए जा रहे हैं उसका मैं बता दूं आपसे कि आज पूरे देश में भाजपा की सरकार ने देश के अंदर सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, उसको समाप्त करके और प्राइवेट सेक्टर की तरफ पूरे देश को ले जाने का एकदम तैयारी कर ली है। तमाम जो भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र थे, उनको प्राइवेट क्षेत्रों में देने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर समाजवाद के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाना चाहिए था सरकारों के द्वारा, वो प्राइवेट क्षेत्र को मजबूत करने का काम कर रही है। और यही भाजपा सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर के संविधान को बर्बाद करने पर तुली हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, कैसे आपको कैसे लगता है एसटी ओबीसी का आरक्षण खतरे में है? इस पर बात करिए। भाई कैसे लगता है आपको कि एसटी ओबीसी का आरक्षण खतरे में है? अरे इसमें तो लग रही क्या बात है, जब संविधान समाप्त हो रहा है तो संविधान के अंतर्गत तमाम ऐसे प्रावधान, आर्टिकल दिए गए हैं जिसमें यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के हक अधिकारों का समापन किया जा रहा है। जैसे मैं बता दूं अभी आपसे, आर्टिकल 14 आप लो, आर्टिकल 15 लो, 17 लो, आपका 19 लो, 21 लो, ये सारे के सारे आर्टिकल तमाम यहाँ पर इस देश के नागरिकों के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के जो हक अधिकार थे, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी में अधिकार हो सरकारी सेवाओं में, और चाहे वो और तमाम आर्थिक साधनों में उनके प्रावधान थे ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सकता हो, तो उन तमाम प्रावधानों को समाप्त किया जा रहा है।
तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आरक्षण पर जैसे जैसे हमला किया जा रहा है, और आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला तो मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार ने जो 2024 में जो बजट तैयार किया है, उसमें इन्होंने बताया कि जो देश की 500 कंपनियां टॉप मोस्ट, उनमें हर साल जो है 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा भारत सरकार से और तमाम सरकार के लोगों से कि भाई वो इंटर्नशिप जो दी जाएगी 1 करोड़ लोगों को, वो लोग कौन होंगे? इसमें ये कोई खुलासा, ये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये 500 कंपनियां किनको रखेंगी, किनको नहीं रखेंगी। और दूसरी बात, इन जो गरीबों के जो बच्चे होंगे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी में लोग हैं, उनकी सिफारिश कौन करेगा इंटर्नशिप रखने के लिए? क्यों सिफारिश करने की क्या जरूरत है यहाँ पे अगर देखा जाए तो? सिफारिश करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उनका कहना यह है कि जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आवेदक हैं, वो डायरेक्ट आवेदन कंपनी को करेंगे और कंपनी का मन है वो किसको रखेगी, किसको नहीं रखेगी। एक मानक रखा गया, कोई ITI किया हो, कोई पॉलिटेक्निक किया हो, एक मानक रखेंगे, मानक के तहत जो है वहाँ पे जो वैकेंसी नहीं, मानक के तहत रखेंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, जो इस देश में दबे कुचले वर्ग को आगे लाने का जो प्रावधान था और एक भागीदारी का जो प्रावधान है, पार्टनरशिप, देश के कण कण में जो हिस्सेदारी की बात है, उससे ये होना था कि भाई सबसे पहले आवेदन गवर्नमेंट खुद कराए और गवर्नमेंट इंटरव्यू ले। उसके बाद जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन लोगों के स्पेशल कोर्स हैं, उनमें उन लोगों को भेज दिया जाए। तब लगता कि हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी सुरक्षित है और कम से कम एक्स्ट्रा ले ना ले बच्चे, लेकिन रिजर्वेशन के थ्रू उन बच्चों को ले जाना चाहिए था। तब जा कर के इनके हक सुरक्षित होते। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का ये षड्यंत्र है ताकि OBC के, SC के, ST के बच्चों को आरक्षण से बाहर करना और पूरे देश को निजी क्षेत्र में धकेलना, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और वो इस षड्यंत्र में आगे लगातार काम कर रही है। लेकिन हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, जो सामाजिक आंदोलनकारी हैं, वो लोग इनकी इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। इसका हम लोग विरोध करेंगे, सड़कों पर भी और संसद के अंदर भी। शुक्रिया। आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपसे आते हैं। तो कैसा रविंदर जी, आपको क्या लगता है कि आप वाकई जो 500 टॉप कंपनियों पे जो है हर साल 1 करोड़ बच्चों का उसमें आवेदन करा के उनको इंटर्नशिप पे रखा जाए, क्या वाकई ये पक्षपातपूर्ण है? इस पर क्या कहते हैं आप? TDP न्यूज़ 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ब्रिजेश जी, सच्चाई यही है, जब से भी आप देख रहे हैं सन 2014 से जब से ये सरकार है, इन्होंने खासकर शिक्षा पे और युवाओं को रोजगार पे कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया। जबकि पहले ये प्रथा चलती आई है कि गवर्नमेंट जॉब पा जाए, घर का एक बच्चा गरीबी से उठ के एक संवर्ग श्रेणी में चला जाता था, जिसे उन्होंने कहा जी, जो है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कैसे इससे ST, हाँ, SC ST OBC का आरक्षण कैसे खतरे में, इस पर बात करनी। जी, मैं वही बात कहने जा रहा था। अभी जैसे कल बजट पेश हुआ, उस बजट में जैसे शिक्षा की ही बात पे ले लिया जाए, रोजगार को ले लिया जाए, शिक्षा का बजट पहले तो कम कर दिया गया। जी हाँ, 2% कर दिया, 2.5%। शिक्षा से लेके कौशल विकास की जो योजनाएं हैं उस पे बजट इन्होंने कम कर दिया है। अब जहाँ तक वेतन की बात है, और जिस वेतन के आधार पे चलना था उनमें प्रावधानों में इन्होंने कटौती कर दिया, टैक्स पे कटौती किया। ठीक, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम ये सिर्फ कह रहे हैं, जैसे 500 कंपनियों की चर्चाएं जो कह रहे हैं, टॉप 500 कंपनियां भारत की, उसमें इन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम इंटर्नशिप देंगे और हर साल देंगे, तो और 5,000 प्रति मंथ हम 5,000 सैलरी देंगे। आप एक अनुमान लगाइए, 500 टॉप, मैं 100 टॉप कंपनियों को छोड़ देता हूँ, 400 टॉप कंपनियों पे आता हूँ। अगर देखा जाए एक डिवाइडर की भूमिका में 20,000 बच्चे कैसे जा सकते हैं किसी कंपनियों में, और उनके आवेदन किस प्रकार से ले रहा है गवर्नमेंट, उनके प्रतिस्पर्धा का आधार क्या होगा बच्चों का, फिर किन किन श्रेणियों में कितने % के लोग जा रहे हैं, कोई आधार नहीं बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जा रहा है, एक तो निजीकरण का अभाव होता पूर्णतः जितनी चीज़ें हैं निजीकरण। आप जियो को ले लीजिए, 239 रुपये का रिचार्ज था, बढ़ा के 302 रुपये कर दिए हैं, 339 कर दिए। ये निजीकरण का प्रभाव है, किस पे जा रहा है? आम जनता पे जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की दर इतना नीचे चढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी देखिए बढ़ता चला जा रहा है कि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आप अब फिर प्राइवेट कंपनियों में लोगों को ढकेल रहे हैं। लाल सिंह जी जिस बात को कह रहे हैं SC ST OBC के आरक्षण की बात, ज़्यादातर आप कंपनियों में देखिए
तो ना कोई आरक्षण की नियमावली दी गई है। सरकारी एजेंसियों में देख लीजिए जो वैकेंसी आ रही है, जो प्रावधान 27% ओबीसी का है, 100 में अगर 27 बच्चों को आवेदन कराने का अधिकार है, 27 बच्चे जाएंगे, वो आधार को घटाया जा रहा है। SC ST को तो इतना नीचे लेके चले जा रहे हैं कि उनके प्रावधान कहीं ना कहीं लाल सिंह जी जो जनता के बीच में जाके जो जमीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सच है। और बीजेपी सरकार की जो भी बजट पेश किया गया, हमेशा आप देखेंगे इनकी नीतियाँ सिर्फ व्यापारी वर्ग पे रहता है। वही फिर सन 1600 वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पे चल रही है। एक आधार आप देखेंगे किसी न किसी दिन ब्रजेश जी कि वो आधार पूर्णतः कंपनियों पे कब्जा हो जाएगा, इस देश पे कंपनियों का राज चलने लगेगा, फिर आम जनमानस क्या करेगी। और जहाँ तक आप SC ST गरीब बच्चों का देखेंगे, अभी ये गरीबी से उठ रहे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ये खुद उठे हुए व्यक्ति हैं। कैसे ये कंपनी आवेदन का एक प्रावधान आप बनाइए कि गवर्नमेंट यहाँ से आवेदन करा रही है, इस प्रोसेस से जाएंगे, वहां से फिर आप बच्चों को फला फला कंपनियों में भेजिए। भेल जैसी कंपनियां, ONGC जैसे महारत्न कंपनियों में आवेदन करना ही बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। तो इस आधार पे क्या है सरकार की मंशा, उसको तो स्पष्ट अभी किया नहीं है, लेकिन ये मंशा श्योर है। अब जहां तक अगर हम बजट की 2 मिनट आपसे चर्चा जरूर करेंगे, आप देखिए ना जहां जहां इनकी सरकारें हैं, गुजरात में क्लीन स्वीप पूरा का पूरा बीजेपी को मिला, राजस्थान में ठीक ठाक परफॉर्मेंस, हिमाचल प्रदेश में सारी सीटें, दिल्ली में जहां हम बैठे हैं यहाँ की सारी सीटें बीजेपी की मिली। इनके साथ क्या इतना अन्याय हुआ है कि कोई बजट ही इनको नहीं दिया गया है। दिल्ली को जहां हम बैठे हैं 7 सीटें हैं लोकसभा की, 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और बजट के नाम पे 0 है। आप बताइए। और सिर्फ अब वही कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार बचाओ वाला नारा ये दे रहे हैं, बजट उसी पे लाए हैं, आंध्र प्रदेश को दिए, बिहार को दिए, बाकी अन्य राज्य क्या करेंगे। तो ये इनकी नीतियां रही हैं, ये हमेशा लोगों के साथ अन्याय किए हैं। वही है, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ 4 जून को रिजल्ट आया, उसी दिन रोज राम राम का नारा होता था, और जैसे उत्तर प्रदेश ने अपना कहर ढाया इन पे, वही चीजें आज जगन्नाथ। क्या लगता है देश की राजनीति किस ओर जा रही है, क्या लगता है आपको? देश की राजनीति की स्थिति बहुत खराब चल रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये समय आएगा कि ये राजनीति इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगी ही, और कहीं ना कहीं अगर हम बीजेपी की सत्ता को लोग हटा नहीं पाए तो आप जान, इस बात को मैं कह सकता हूं कि लोगों की स्थिति और बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, लोगों की गरीबी, उनकी स्थितियां बढ़ती घटती चली जा रही हैं। आप इस बात को, मैं एक स्पष्ट बात आपसे कहूँगा कि इस सरकार ने एक चीज़ तो सिद्ध कर दिया है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और लाल सिंह जी के जो कष्ट है, ये जो ज़मीनों पे इनका काम है, ये दिखता है। जब भी आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो गरीबों की दूरियां बहुत बढ़ती है, अमीरों और गरीबों में दूरियां बहुत बढ़ती है। चलिए लाल सिंह जी बारे में, लाल सिंह जी बताइए, अब देश की राजनीति किस ओर जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अभी जो बात चल रही है देश की राजनीति की, तो जो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से एक आम आदमी के, यहाँ के गरीबों के, किसानों के और जो छोटे व्यापारी हैं, उनके खिलाफ जो सरकारें कदम उठा रही हैं, उससे क्या होगा, उससे लोगों के अंदर असंतुष्टि जो है बढ़ेगी। और जब लोग असंतुष्ट होंगे तो देश के अंदर क्या होगा, देश के अंदर एक विद्रोह पैदा होगा। विद्रोह पैदा इसलिए होगा क्योंकि उधर संविधान को समाप्त किया जा रहा है, उधर लोगों के, गरीबों के हक अधिकारों को तोड़ा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तीसरा, लगातार महंगाई जो बढ़ रही है। और चौथा, देश की सीमाएं जहां तक हैं वो अभी भी अधूरी की अधूरी हैं, कोई गारंटेड सुरक्षित नहीं है। ऐसे तमाम ये जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों पे बात करते हुए, और अभी जो बजट की बात अभी चल रही थी, भाई साहब बोल रहे थे, तो इन सारे मुद्दों पर मुझे तो लग रहा है कि देश की राजनीति खतरे में है फिलहाल। अच्छा, और ये देश भी खतरे में है। शीर्ष नेता जो है आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इस समय कि ये जो है बजट आए अडानी और अंबानी को देखते हुए बनाया गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, बजटों की, किसी भी देश की कोई बजट की अगर बात है तो वो ये सच्चाई है, बिल्कुल जो कह रहे हैं लोग बहुत सही कह रहे हैं। जब बजट तैयार होता है तो उस देश के उद्योगपतियों को बिठाया जाता है, न किसानों को बिठाया जाता है, न मजदूरों को बिठाया जाता है, और न ही जो और दूसरे सेक्टर के लोग हैं, बल्कि केवल और केवल उद्योगपतियों को बिठाया जाता है। और उद्योगपतियों के हित में जो बेहतर होता है, उन्हीं चीज़ों को ला करके बजट में सेट किया जाता है और उसी को वो पास कराया जाता है। मेन चीज़ यही है कि उन्हीं को लाभ देने के लिए कुछ गिने चुने 10-5 बहुत करीबी जो मोदी जी के और भाजपा सरकार के करीबी लोग हैं, वो उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है।
और कहीं ना कहीं ये द्वेषपूर्ण बजट है। इसमें आम आदमी, गरीब आदमी के हित का कोई प्रावधान मुझे नज़र नहीं आता है, इसलिए इस बजट को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ खासतौर से। लाल सिंह जी, आप जो है एक दलित जो है उसका जो है दलित के अध्यक्ष हैं, दलित संप्रदाय के जो है आप जो है प्रभास महासंघ के अध्यक्ष हैं, एक दलित संगठन आप चलाते हैं। क्या लगता है जैसे मोदी जी जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या मोदी जी जो है दलितों को विश्वास जीतने में जो है कितना जो है काबिज हुए, कितना नहीं, जो है वो है? ये जो अभी जो हम लोग अभी आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट, कांसराम बहुजन मूवमेंट को जो आगे बढ़ाने की जो है पूरे प्रयास में हम लोग लगे हैं, तो मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो ना तो पहले स्टार्टिंग में उचित रहा और ना आज उचित है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम इस देश के अंदर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सबका साथ लेकर सबका के, विश्वास में बात कर रहा हूँ। हाँ, सबका क्या दलितों को विश्वास जीतने मोदी जी कितना जो है परिपक्व हुए, कितना जो है उन्होंने जीतने में प्रयास किया, कितना जीत पाए हैं? अरे इस पर भाई, क्या कहना चाहते हैं? जीत पाते तो इनकी सीटें इतने कम कैसे आती? अभी आप देख लिए, जीते नहीं। विश्वास पहले से नहीं था, दलितों को तो पहले से विश्वास नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है समाज को, दलितों को, है ना। तो इसलिए अब ये गुमराह भी आज जो इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ है उसमें दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों का जो गुमराह करने का जो काम कर रही थी भाजपा, उस पर भी रोक लगी है। इसीलिए इनकी सीटें डाउन हो गई हैं, बहुत कम आई हैं। और दूसरी बात, संविधान की जहाँ तक बात थी, संविधान को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए लोगों ने वोट दिया। सबका साथ लेकर के सबके लात मार रहे हैं, सबके हक अधिकारों को काट रहे हैं। समाज के तमाम लोगों पर हक अधिकारों के साथ साथ उन पर अन्याय और अत्याचार इस कदर हो रहा है, तमाम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, है ना, आपके पंजाब में, बिहार में, तमाम दलितों के मतलब इतना अमानवीय उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, और मोदी जी या भाजपा कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता। बजट में 5 साल के लिए फ्री राशन जो देते 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। राशन का तो ये है कि कहीं ना कहीं सरकार अपने हित में, अपने स्वार्थ में राशन का काम कर रही है, क्योंकि जब राशन नहीं था तब भी लोग जीवित थे, तब भी लोग जो है अपना काम करते थे। और आज राशन क्यों दे रही है? अब मैं ये जानना चाहूँगा, अगर राशन की बात आप कर रहे हो चौरसिया जी, तो मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि जैसे इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में राशन दिया गया, सरकार ने कितनी ऐसी योजनाएं बनाई, कितने ऐसे प्लानिंग तैयार की, कितनी ज़मीन पर उन योजनाओं को, उन नीतियों को फॉलो किया गया कि 80 करोड़ लोगों से कम कितने लोग हुए जिनको अनाज देना बंद किया गया? ये भी तो लिस्ट तय करें भाई। इसका मतलब आपने पिछले 5 सालों में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया कि उन 80 करोड़ लोगों में से कुछ लोग तो कम होने चाहिए थे, वही 80 लोग लगातार 80 करोड़ लोग जो है फ्री राशन ले रहे हैं। इसका मतलब आपके विकास की कोई नीति मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है। और ठोस अगर मजबूत कोई नीति होती तो उनमें से 10-20 करोड़ लोग जरूर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार के फ्री राशन लेने से उस लाइन से अलग हो जाते, जिस लाइन में तमाम गरीब लोग फ्री राशन लेने के लिए लगे हुए हैं। चलिए आइए हम आते हैं जो रविंदर जी। रविंदर, जिस प्रकार से इस बजट में प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप इसको किस प्रकार देखते हैं? प्राइवेट सेक्टरों को जहाँ तक बढ़ावे की बात किया जा रहा है, आप समस्त जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियों को प्राइवेट ये करते जा रहे हैं। उससे क्या है, कहीं ना कहीं व्यापारिक वर्ग का बढ़ाव होगा, गरीबों में और गरीबी आएगी, अमीरों की जहाँ तक है अमीरों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये सरकार हमेशा, मैं उसी चीज़ को बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये सरकार की नीतियाँ ही होती हैं कि सिर्फ व्यापारी वर्ग को बढ़ावा दे रहा है। अभी आपने फ्री राशन की चर्चा किया था जी, और उस पर लाल सर 5 साल में फिर उन्होंने स्टैंड कर दिया। उसका एक नियमावली में बता रहा हूँ, कल से सारे राज्यों में इन्होंने लागू किया है। जी। और उसका नियमावली ये आधार बना रहे हैं कि लाल सर कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इसी आधार को ये बना के ये कर रहे हैं कि जिनके घर पक्के हैं, जिनके 2 या 3 बीघे ज़मीन हैं, उनको राशन कार्ड के नाम से हटा दिया जा रहा है। और इसका विवाद आम जन के बीचों में बहुत तेज़ी ग्राम सभाओं में चल रहा है। मैं कुछ क्षेत्रों में कल था, वहाँ इस चीज़ का विवाद, सबका नाम कट जा रहा है राशन कार्डों से, अपने आप काट दिया जा रहा है इस बेस पे। आप बताएं, जिनके घर मक्के, क्या अब इस ज़माने में भाई आप ही ने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, तो उनके घर तो पक्के होंगे ही नहीं, फिर उनको राशन नहीं मिलेगा। जब उनके घर रोजगार आप नहीं देंगे तो कल वो कैसे खाएंगे? और राशन की जो प्रक्रिया है, ये तो कांग्रेस सरकार की नीतियों में रही है हमेशा। उन्होंने तो कभी राशन पे, फ्री राशन पे वो किसी से वोट नहीं मांगा है।
तो इन सरकार की जो नीतियां हैं, बजट का आप प्रावधान देख लीजिए, बजट की जितनी है सारी दरों को घटाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और बिहार बस 2 राज्यों को इन्होंने जो भी योजनाओं का बजट का लाभ दे रहा है और किसी को नहीं। आप इतने दिनों तक, हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में एक भी एक्सप्रेसवे 2014 से लेके अभी तक, खासकर भारत सरकार की कोई एक्सप्रेसवे योजना नहीं आई। बताइए, 80 लोकसभा का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 25 करोड़ जनसंख्या के हम लोग राज्य के रहने वाले लोग हैं, कोई योजनाओं का लाभ नहीं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जहां तक है, जहां अभी पे अखिलेश यादव बयान भी आया कि जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां से लखनऊ से नाराजगी कुछ है दिल्ली की, दिल्ली से नाराजगी है, लखनऊ से है, बनारस से नाराजगी है। आप जिस राजधानी में बैठे हैं, 7 लोकसभा सीटें 7 के 7 बीजेपी के पास है। अच्छा, ये आरोप लगा रहे, विपक्ष आरोप लगा रहा है ये सरकार बचाओ बजट है, इस पर क्या कहना चाहिए? सरकार बचाओ बजट एकदम है। उनको पता है कि अगर आंध्र प्रदेश में हम चंद्रबाबू नायडू को नहीं खुश करेंगे, बिहार में नीतीश जी को नहीं खुश करेंगे, तो इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। और जिस दिन इंडिया गठबंधन के साथ सरकार पर, वो किसानों का सरकार होगा, वो छोटे व्यापारियों का सरकार होगा, छोटी कंपनियां जो एमएसएमई के थ्रू अपनी नई एजेंसियां बना रही हैं उनके थ्रू होगा, क्योंकि वो नीतियों के हिसाब से चलेंगे, न कि वो व्यापारियों के हिसाब से चलेंगे, न कि अडानी और अंबानी की चर्चाएं वहाँ पे हो पाएंगी। तो ये एक जो बातें आप कह रहे हैं कि ये सरकार ही बजट बचाओ अभियान के तहत काम कर रही है। और ब्रजेश जी, ये देखिएगा आप, बहुत दिनों तक नहीं, जो ये आम जनमानस में अत्याचार के रूप बह रहे हैं, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही सरकार अभी जहां 400 के नारे से 240 पे आई है, यही सरकार 240 से 140 तक आएगी। चलिए, ये थी हमारी बात, जो हमारी परिचर्चा थी। हमारे साथ थे लाल सिंह भाई साहब थे और थे रविंदर जी थे। हमने बात किया जो है बजट से रिलेटेड, किस प्रकार से आरक्षण को जो है इस बजट से खतरा है, किस प्रकार से जो है जो 500 कंपनियों, शीर्ष कंपनियों में जो है 1 करोड़ जो है इंटर्नशिप देने की बात की। तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे टीडीवी न्यूज़ 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार।